ख्वातीन हज़रात, अटैक के नए एपिसोड के साथ मैं हूं तारिक यानी। एक आध हफ्ते की ब्रेक, आजकल हालात ऐसे हैं कि हमें कुछ न कुछ छुट्टियों का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। बहुत सारा कुछ हो रहा था और उसकी वजह से एक आध हफ्ता हम आपसे नहीं मिल सके, नहीं बात हो सकी। उसके लिए हम माजरत चाहते हैं रिपब्लिक प्लस टीवी की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत माजरत। मगर अब ये सिलसिला इंशाल्लाह नहीं टूटेगा, आपसे हमेशा बात होती रहेगी और हम उन सब इश्यूज़ के ऊपर, उन सब चीज़ों के ऊपर आपके लिए नए नए प्रोग्राम लेके आएंगे। और तज्जिया हमारा हमेशा एक चीज़ की गारंटी हम आपसे की थी, आपसे वादा किया था कि एक चीज़ हम नहीं करेंगे और वो ये होगी कि फैक्चुअली आपको जो रिपोर्टिंग मिलेगी वो इनकरेक्ट नहीं होगी। हमेशा कोशिश करेंगे कि सही रुख आपके सामने लाया जाए। आज ख्वातीन हज़रात, जब ये आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उस वक़्त हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे कश्मीर में एक क़यामत जो बर्पा की गई थी 5 अगस्त 2019 को, यानी आर्टिकल 370 को रिवोक करके जो जुल्म और जो बर्बरियत का सबूत दिया गया था कश्मीर में, उसको 1 साल पूरा हो जाएगा। पूरी दुनिया की नज़रें इस तरफ नहीं उठ सकी। ये मैं समझता हूँ कि उन सब लोगों की शिकस्त है जो हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी आज़ादियों की बात करते हैं। ये एक इंतहाई तकलीफ़ दह बात है कि दुनिया का ज़मीर हम झंझोड़ नहीं सके। आपके लिए एक छोटी सी मुख्तसर रिपोर्ट इस चीज़ के बारे में कि 370 आर्टिकल 370 क्या था और उसकी कश्मीरियों की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़े, क्या असरात हुए, उन्होंने उसको किस तरह से रिएक्ट किया, दुनिया ने इस पे कैसे आवाज़ उठाई, इन सब चीज़ों को हम आपके सामने लेके आएंगे। मगर आप एक छोटी सी रिपोर्ट पहले आप मुलाज़ा कीजिए ताकि आपको अंदाज़ा होगा कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो क्या है। उसके बाद हम आपसे एक मेहमान की भी मुलाकात कराएंगे और बताएंगे कि वो क्या कहते हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है, और इस जुल्म की इंतहा ये है कि 1 साल से कश्मीरी उस लॉकडाउन का शिकार हैं, उस कर्फ्यू का शिकार हैं। वहाँ पे जो मिलिट्री है उसके पास स्पेशल फोर्सेस एक्ट के तहत उनको जो ताकत दी गई है, जो स्पेशल उनको इख्तियारात दिए गए हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि आप यहाँ पे कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान में इवन बैठ के शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो जो आर्टिकल, जो कानूनी तौर पे, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ की मिलिट्री फोर्सेस को जो इख्तियारात दिए गए वो क्या हैं। मैं एक मुख्तसर चीज़ उसमें बता दूं कि अगर वो आपकी पूरी फैमिली को, अगर आप कश्मीरी हैं, आपकी पूरी फैमिली को सबके सामने शहीद कर दें तो आप उन फौजियों को पहचानते हुए वीडियो बना के हर तरह के एविडेंस के बावजूद आप ना तो उनको कोर्ट में लेके जा सकते हैं और ना ही किसी जगह आपकी सुनवाई हो सकती है। तो ये उसकी एक झलक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन मिलिट्री के पास, जो इंडियन मिलिट्री है, जिसके अंदर कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत का लावा है। वो सिर्फ वहाँ पे ऑक्युपायर्स नहीं हैं, वो उन मुसलमानों से नफरत करते हैं। और फिर जब उनके पास ये फोर्सेस के पास ये ताकत होती है कि जहां उनको किसी भी कोर्ट के सामने नहीं खड़ा किया जा सकता, किसी भी कानून के ताबे नहीं होते वो, तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या जुल्म नहीं करते होंगे। एक मुख्तसर सी रिपोर्ट और उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हम अपने एक मेहमान के साथ। Some diseases are curable and some incurable. In the contemporary age, the Hindutva policy of India's ruling Bharatiya Janata Party and its ideological mother, Rashtriya Swayam Sevak Sangh, known as RSS, has emerged as an incurable disease. Hindutva is basically aimed at establishing a greater Hindu empire in the whole of South Asia at all costs. The action of August 5, 2019, under which the UN recognized disputed territory of Jammu and Kashmir was stripped off of its special status, and introduction of a new domicile law there to facilitate the non-Kashmiri community intending to settle there, and the black citizenship law
to target the Indian Muslims suggests the sordid designs of the Indian fanatic leadership. Under the August 5th action, India has extended its borders up to Pakistan on one hand and China on the other hand. And then Indian forces intruded China and Nepal to further expand the size of India. Ultimately, it sparked off tensions and posed danger to peace and stability of South Asia. The current novel coronavirus pandemic is to subside after some time, but the Hindutva virus is to transfer from one generation to the other, and thus continue to spread with every passing day. Therefore, Hindutva virus is more disastrous than coronavirus, and its aftershocks will continue to be experienced for generations. History's longest lockdown and curfew in Indian-occupied Jammu and Kashmir, black laws denying fundamental human rights to Kashmiri people, prolonged detentions of peaceful political leaders, use of rape of women as a weapon, killings of defenseless people in custody, orphaning of innocent children, labeling of human rights activists as terrorists, barging into houses, use of pellet guns to render the protesters disabled and blind. These and many other crimes against humanity are being perpetrated by the Indian occupational forces in Indian-administered Kashmir for the last 73 years. Above all, India refuses to grant UN-recognized fundamental right of self-determination to the Kashmiri people despite repeated commitments made by its founders. Astonishingly, the same India which does not implement UN resolutions on Kashmir and does not believe in UN Charter that guarantees human rights of all nations is keen to become permanent member of UN Security Council. Will India not become a security risk for the entire world if it becomes permanent member of the UN Security Council? जी ख्वातीन हज़रात, आपने देखा कि ये रिपोर्ट में आपने देखा कि कश्मीरियों ने उसको किस तरह से रिजेक्ट किया। पूरी दुनिया ने, जो इंसाफ पसंद लोग थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद जो इसके असरात हुए और इसको पूरी दुनिया ने जिस नज़र से देखते हैं, और ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं, जो कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो कैसे देखते हैं। आज हमारे साथ एक मेहमान जो हमारे रिपब्लिक प्लस टीवी के जो आप व्यूअर्स हैं, उनके लिए उनका चेहरा नया नहीं है। साजिद हमीद साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। साजिद साहब, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू एक दफ़ा फिर आप अटैक शो का हिस्सा बने हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साजिद भाई, सबसे पहले ये बताइए कि ये एनिवर्सरी है 370 रिवोक करने की और कश्मीरियों के ऊपर लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज करने की, एक जुल्म की एक तवील स्याह रात जो अब तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। 1 साल होने वाला है। आप इसके जो हालात हैं और इसके जो असरात हैं उसको कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो दुख की बात है कि ये टाइम देखें, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये पहले दिन ये ऐलान हुआ, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट भी किया और डाउनटाउन में भी गए, और 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जो है पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी और काफी मुस्लिम कम्युनिटी और बहुत सारे जो एक्टिविटीज थे जो इसके लिए आवाज बुलंद की, तो हम बहुत ही ज्यादा वो थे कि शायद ये 1-1.5 महीने के अंदर इंडिया रियलाइज कर जाएगा उसको क्या इस चीज में जो है उसने कितना बड़ा जो है वो एक जुल्म करने जा रहा है, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये आवाज रुक गई और फिर दुनिया के मसले मसाइल शुरू हो गए, और ये देखते ही देखते साल होने वाला। यकीन करें कि मैं इस वक्त दिल खून के आंसू रो रहा है कि हम कितने, मैं खुद भी अपने आप को उस चीज में शामिल करता हूँ कि पहले महीने तो हमें बहुत दर्द हुआ, टाइम गुजरता गया, मेरे दिमाग से ही निकल गया, और देखते देखते 1 साल गुजर गया। 1 साल एक कौम को जो है उनके घरों में कैद करके रखा हुआ है, उनके ना काम कर सकते हैं, ना कोई काम, ना स्टूडेंट, ना अपना कहते हैं पढ़ाई, ना इंटरनेट, बिल्कुल उनको जो है मफलूज करके रख दिया। ये बर्बरियत, ये जुल्म जो है, सबसे बड़ी बात देखने की यही है कि ये जो जुल्म हो रहा है ये अमेरिका की और यूनाइटेड नेशन की, इंग्लैंड की, और ये जो अपना कहते हैं ह्यूमन राइट के जो चैंपियन है मुल्क, उनकी आंखों तले हो रहा है, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा कि फलस्तीन के अंदर
मुसलमानों को जो है नस्ल कशी की गई, उनका मुल्क जो है अब गूगल ने नक्शे से ही हटा दिया, और अमेरिका और इंग्लैंड और ये जितने भी चैंपियन मुल्क हैं डेमोक्रेसी के और जो ह्यूमन राइट्स के अपने आप को चैंपियन कहते हैं, ये कहते रहे जी उनको उनका हक मिलेगा, उनको उनका हक मिलेगा, मतलब तोते की तरह रट लगाई हो मगर अमल कोई नहीं करके दिया है। तो यही यहाँ पर भी मुझे बिल्कुल वही चीज नजर आ रही है, क्योंकि इसकी जो आशीर्वाद है वो किसे नहीं मालूम कि ये अमेरिका की तरफ से है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इसका जो है अपना क्या कहते हैं उसकी पूरी सपोर्ट है। तो हमें जो है बेचारे इंडिया की तरफ पॉइंट आउट करते हुए हमें उन लोगों के ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत है जो इसके ऊपर, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इतने मतलब रिसोर्सेज हैं कि वो इस चीज को जो है वो हमें अमेरिका की गवर्नमेंट पे, हमें कनाडा की गवर्नमेंट पे, हमें इंग्लैंड की गवर्नमेंट पे, हमें इन लोगों को जो कि इंडिया के साथ जो है इतना जो है दोस्ताना माहौल और इस तरह उनको जो है वो अपना क्या कहते हैं खुली छुट्टी दी हुई है मोदी सरकार को, और जो जुल्म कर रहा है इन्होंने आंखें बंद की हुई है क्या, और इनको जो है वो चाइना की थोड़ी सी चीज है उसके ऊपर ये इतनी आवाज बुलंद करते हैं कि ये हो रही है। खुलेआम इतना बड़ा एक जो है अपना कहते हैं रियासत जो है वो पूरी की पूरी लॉकडाउन की हुई 1 साल से ज्यादा हो गया है। क्या ये अमेरिका को नजर नहीं आता? क्या अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ चाइना ही नजर आता? क्योंकि वो इसका जो है अमेरिका जो है उसको अपना क्या कहते हैं उसके वहां मुफादात हैं, क्योंकि एक इकोनॉमिक वार चल रही है चाइना के साथ, तो जब वहां तो उसको जुल्म नजर आ जाता है। That's right. बिल्कुल। मगर इंडिया की तरफ जो है जब बात जाती है तो ये अपना कहते हैं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो मेरी अपना कहते हैं हम जितने लोग हैं हमें इंडिया को और इंडिया के लोगों को तो उनको भी अपने साथ मिलाना चाहिए कि आखिरकार कश्मीरी जो हैं इंडिया के ही अपना क्या कहते हैं शहरी हैं, वो उनके साथ ही रह रहे हैं, और हम जो है उस खित्ते के अंदर अचानक से आकर के बारिश की तरह जो है वो टपके नहीं हैं, सदियों से हजारों सालों से वहां रह रहे हैं। हमारा आपस में हम जितने पाकिस्तान के रहने वाले, कश्मीर के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले जितने भी लोग हैं, हम 5-5, 6-6 हजार साल से वहां पर रहने वाले हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ, हम एक ऐसे मुल्क के पीछे लग करके या दूसरे के साथ एक दूसरे की नस्ल कशी करना शुरू करेंगे तो मोदी ना भूले, इंडिया वाले यहाँ ना भूले कि ये बात फिर यहाँ नहीं रुकेगी, ये आग उनके घर को भी लपेट लेगी। और आज आपको पता ये होगा कि शायद 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने इंडिया को एक अपना क्या कहते हैं इंसानी हकूक के हिसाब से एक टेररिस्ट मुल्क करार देते हैं कि यार यहाँ पर जो है अपना कहते हैं मुसलमानों को और दूसरी जो अकलियतें हैं उनके हकूक जो हैं वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बहुत सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है। मैं समझता हूँ कि किसी हद तक ये जो ख़ास तौर पे जो CAA का मसला था, जो मॉब लिंचिंग हो रही थी वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़, उनको मारा जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था, उनको शहीद किया जा रहा था, उसके ऊपर आलमी ज़मीर कुछ तो जागा है, मगर मुझे लगता नहीं है कि ये इनफ है, क्योंकि उसको रोकने के लिए आज भी कोई ताकत खड़े होने को तैयार नहीं है सिवाय चाइना ने। अब आप मुझे ये बताएं कि जो चाइना ने जिस तरह से एक्शन किया कि वो 370 और 350 वो उन्होंने लद्दाख से भी रिवोक किया था, उसको भी यूनियन टेरिटरी बनाया था, तो चाइना ने तो क्रॉस करके तो वो तो लद्दाख पे बैठ गए आके। तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान को भी ये नहीं कर लेना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान ही देखें, हर एक मुल्क की जो है ना डायनामिक डिफरेंट है। मुझसे कई लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान कश्मीर पे चढ़ाई कर जो है वो क्यों नहीं आजाद करा लेता। देखिए, चाइना आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले जिस मुकाम पे था हमें पता है, और आज चाइना कहाँ है उस मुकाम पे, क्योंकि चाइना आज से 20 या 25 साल पहले, ये मसला 70 साल पुराना है, ठीक है। और चाइना आज से 20 से 30 साल पहले क्यों नहीं ये कर सका, क्यों नहीं वो लद्दाख तो हमेशा से चाइना का हिस्सा रहा, क्यों नहीं चाइना उस वक्त आया? क्योंकि चाइना के पास उस वक्त इतने रिसोर्सेज नहीं थे, चाइना उस वक्त इतना स्ट्रांग नहीं था कि चाइना वहां आ सकते। चाइना ने अपने आप को स्ट्रांग किया, और चाइना इस वक्त इतना स्ट्रांग है कि वो अमेरिका की आंख में आंख डाल करके जवाब दे सकता है। तो पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान जिस मुल्क के सामने खड़ा हुआ है, हमें ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे मुल्क की ताकत हमसे 6 गुना ज्यादा है, आर्मी के हिसाब से लेके असले के हिसाब से, जहाजों के हिसाब से, टैंकों के हिसाब से वो हमसे ज्यादा है। और वो खुद इंडिया ये क्लेम करता है कि जो पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर है वो इंडिया का हिस्सा है। तो हमें तो अपना कहते हैं मुल्क को और हमारी अफवाज को इस बात की दाद देनी चाहिए कि हम आज 72 साल से भी जिस चीज को इंडिया क्लेम कर रहा है, हमने उसको
दीवार की तरह उसको वहां पर रोक के रखा, उसके मुकाम के ऊपर। हमारी ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने इतने अरसे में उनको वहां रोक के रखा, उनको अपने ऊपर चढ़ाई नहीं करने दी। हाँ, इंशाल्लाह वक्त जरूर आएगा, क्योंकि जो हालात तब्दील हो रहे हैं उस खित्ते के, वो आप भी देख रहे हैं। लद्दाख की सिचुएशन होने के बाद पाकिस्तान के बांग्लादेश के ताल्लुकात बढ़ने शुरू हो गए, नेपाल के और चाइना के ताल्लुकात जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए, इसी तरह भूटान के और चाइना के ताल्लुकात जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे। तो इंडिया की जो नॉर्दर्न रियासतें हैं उनका ऑलरेडी अब जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब इंडिया के अंदर उनकी अपनी सिचुएशन जो है बहुत खराब होने जा रही है। तो इंशाल्लाह वो आएगा जरूर, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और इंतजार करें कि मगर साजिद भाई हमें नहीं भूलना चाहिए फरवरी 2019 जब इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, और जिस तरीके से महारत से पाकिस्तान ने न सिर्फ डे लाइट में उसका जवाब दिया, उन्होंने रात को छुप के वार किया था और पाकिस्तान ने उनको डे लाइट में जाके न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उनको ललकार के जवाब दिया था। तो पाकिस्तान के पास मेरे नहीं ख्याल कि मिलिट्री पावर इतनी कम है कि हम कश्मीर को आज़ाद ना करा सकें, और ये कोई इतना नामुमकिन, और ख़ास तौर पे जब खित्ते में पोजीशन ये हो कि चाइना भी उसके बॉर्डर के अंदर बैठा हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम ये वॉर हारने के लिए हम लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो मुझे यकीन है कि ये कौम यकीनन सुरखरू होगी। बिल्कुल, देखें जी, मैंने जिस तरह आपको कहा कि चाइना ने इंतजार किया 70 साल, ठीक है, और राइट मौके पर आके उसने अटैक किया और उसने जो है अपनी जो पाकिस्तान है, हमें भी इंशाल्लाह इसी सिचुएशन को और भूटान और नेपाल की सिचुएशन को देखते हुए हमारी भी अपना क्या कहते हैं आर्मी और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारा गवर्नमेंट है, वो इस चीज को जरूर असेस कर रही होगी डे बाय डे। और जब सिचुएशन होगी तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान इस सिचुएशन को पहुंचेगा तो सिर्फ पाकिस्तान की, ये इंडिया के लोगों को मैं बताता चलूं, ठीक है, इंडियन आर्मी को खासकर, लोगों को नहीं, क्योंकि लोग से हमारा कोई इतनी वो नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो हुकूमत है, जो कि एक जालिम हुकूमत है, हम उसको बताना चाहते हैं। तो फिर उस वक्त जो है हमारी 6 लाख जो फौज है वो नहीं होगी, हम 20 करोड़ पाकिस्तानी अपनी फौज के शाना बशाना होंगे, और ये क्या साबित किया है, इंशाल्लाह फिर साबित करेंगे। देखें, बात यह है साजिद भाई कि इंडियन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो तो पहले से ही कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं, ओपन बता रहे हैं, बल्कि मैं परवीन सानी को सुन रहा था तो उसने कहा, उसने बिल्कुल तारीख के सही आईने में, और वो डिफेंस एनालिस्ट है, तो उन्होंने बताया कि आज तक पाकिस्तान हिंदुस्तान से कोई भी जंग हारा नहीं है। तो ये मुझे यकीन है इस बात का कि अगर ये जंग होती है तो पाकिस्तान इस काबिल है कि वो इस जंग को जीत सके, और बड़े धड़ल्ले से, बड़े क्लियर उसके साथ हम जीत सकते हैं। वो टाइम दूर नहीं, इंशाल्लाह। जिस तरह देखें, जुल्म का दिन जो है ना वो हमेशा नहीं रहते, एक वक्त आता है कि जो जालिम है उसका गला पकड़ने के लिए जो है आवाम खड़ी हो जाती है, और वो वक्त दूर नहीं है। इंशाल्लाह इसके लिए इंडिया से ही ताकतें निकलेंगी। यह भी आप देखें, इंडिया के अंदर भी जो अपना कहते हैं 24 करोड़ 25 करोड़ जो मुसलमान मौजूद है, वो भी इसके लिए आवाज बुलंद करेंगे। बल्कि मुझे इस चीज की भी अपना कहते हैं, इस बात पे भी जो है मुझे फख्र होगा कि इंशाल्लाह वहां से इंडिया के सरदार कम्युनिटी, जो पंजाबी कम्युनिटी, वो भी इसके लिए आवाज बुलंद कर रही है और करती रही है पहले भी। और तो इंशाल्लाह बाकी रही बात, ये जो सिचुएशन है 1 साल होने वाला है, इसके लिए हमें जितने कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हमें पाकिस्तानी और मुसलमान लोगों को, और बल्कि अंग्रेजों में, और ये जो है हमें इसके लिए दोबारा से एक बार फिर इकट्ठा होना चाहिए और दुनिया को देखना चाहिए कि ये अपना, हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे बैठ करके जिस तरह आपने ये कोशिश की है, अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। आपको माशाल्लाह हमेशा से कोशिश करते आ रहे, पिछले 1-1.5 साल से मैं आपको देख रहा हूँ कि अपना हफ्ते में एक ना एक शो जरूर करते हैं। ये हम जैसे लोगों को जगाने के लिए जो है आपने एक तरीकाकार रखा हो। तो इसलिए ये कम्युनिटी के जो हमारे इमाम हैं मस्जिदों के, बाकी सारे के, क्या इन्हें नजर नहीं आता क्या इस्लाम सिर्फ हमें इस चीज की दावत देता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और रोजे आए तो रोजे रख लेने? नहीं जी, इस्लाम के अंदर कुरान खोल कर कहते हैं, कुरान सबसे पहले हमें जिहाद का हुक्म देता है। जिहाद किस चीज के खिलाफ? जहालत के खिलाफ। जिहाद किस चीज के खिलाफ? नाइंसाफी के खिलाफ। जिहाद जुल्म होने वाले के खिलाफ सबसे पहले। तो ये जुल्म हो रहा है, 1 साल से हो रहा है। ये हम लोगों ने क्यों अपने आप पर जो है इबादत सिर्फ और सिर्फ नमाज और रोजे तक रख दिया, उसके बाद हमारी मुसलमानियत खत्म जाती है। हालांकि 80% जो इस्लाम जो है वो इसी चीज के लिए है
کہ دنیا میں انصاف کے لیے آواز بلند کرنا, چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے وہ کرسچن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو. ہمارا کام ہے ہم نے انصاف کے لیے آواز بلند کرنا. ہمارا کام ہے کسی ہندو کے لیے بھی اگر کسی ہندو پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارا کام ہے انصاف کے لیے آواز بلند کرنا. اور ہم نے کی ہے پاکستانیوں نے ہندو کمیونٹی کے ساتھ یا کرسچن کمیونٹی کے ساتھ, کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ پاکستان میں اگر ذرا سا بھی کوئی دھکا ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے, پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ساجد بھائی, اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا مسئلہ آیا, ہم نے سب سے پہلے پورا پروگرام کیا اس کے اوپر, اور ہم نے آواز اٹھائی کہ ان کا وہ ہندو جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, ہمارے ملک کے لوگ ہیں, ہماری طرح بالکل پاکستانی ہیں, ان کا پورا رائٹ ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے حقوق کے حصول کے لیے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان کے پیچھے ہٹ جائیں گے یا ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب ہندوستان کے اندر CAA کی بات آئی, جب ہندوستان کے اندر کشمیری مسلمانوں کی بات آتی ہے, تو مجھے ہندو وہ جو دوست ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے, وہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. مجھے تو ہندوستان کے مسلمان بھی کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. تو ایسا کیوں ہے کہ یہ کیوں ہے کہ جو ہندو ہمارے دوست ہندوستان کے رہنے والے ہیں, کیا ان میں یہ اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کوئی چیز ہوتے ہیں, انسانیت کے اوپر ظلم کے خلاف ان کو کھڑے ہونا چاہیے؟ ریاست نے, انڈیا کی ریاست نے حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 10 سالوں کے اندر ایک مومنٹم پیدا کیا ہے. آپ بھی میڈیا کو کور کرتے ہیں, میں بھی بہت جو ہے یہ دنیا کے حالات کو اوپر نظر رکھتا ہوں. انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں ون سائیڈڈ پروگرام کیے ہیں. آپ ان کے ٹی وی اینکرز دیکھ لیں کہ جو ہندو یا مسلمان کوئی بھی اگر انڈیا کی کسی ایک پالیسی کے خلاف کوئی بات کرنا چاہے بھی تو اس کو وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ ہندوستانی نہیں, آپ ملک کے دشمن ہیں. یہ 10 سال سے وہ اتنا کہہ کے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے ملک میں رہنے والے جو ہندو بھی ہیں یا مسلمان بھی ہیں جو کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کریں, ان کو اتنا ڈرا دیا ہے, دھمکا دیا ہے کہ وہ اب بات کرنے سے گریز کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی انہوں نے, ان کی گورنمنٹ نے, CIA نے, انڈیا کی CIA نے کیسز بنائے لوگوں کے اوپر, لوگوں کے جیلوں میں ڈالا ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ دھونس دھپکی سے جو ہے روک کے رکھا ہوا ہے. تو لوگ جو ہے وہ کب تک, ایک وقت ایسا آئے گا اور وہ آ رہا ہے. ہم کہتے تھے نہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جو انڈیا کے لداخ کے اوپر جو ہے قبضہ ہو چکا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ بھوٹان کی جو سچویشن چل رہی ہے, نیپال کی جو سچویشن چل رہی ہے, یا آسام کی جو سچویشن چل رہی ہے, یہ سچویشن بڑھ گئی ہیں, یہ رکی نہیں ہے. اور اوپر سے یہ اپنا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن نے انڈیا کے ساتھ جو اس وقت جو ڈیسیجن دیا ہے کہ ان کو ایک ٹیررسٹ اور اپنا کیا کہتے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خلاف ان کے سخت فیصلہ دیا ہے یہ, اور وہ آئسولیٹڈ ہو چکا ہے دنیا کو نظر. اب یہ وقت ہے, یہ وقت ہے کہ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ انسانیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم سب کو دوبارہ سے اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے. سال ہو گیا, خدا کے واسطے اب آواز بلند کرو. دس از دا ٹائم. آپ کو ایک پتھر تو نظر آ گیا کہ پتھر پہ ظلم ہو رہا ہے, اور ایک پہاڑ جیسا کشمیر جو ہے آپ کو اس سائڈ نظر نہیں آیا کہ جس میں 1 سال سے ظلم ہو رہا ہے. مگر آپ یہ دیکھیں میں خواتین و حضرات, میں جو کشمیر کے جو لیڈرز ہیں, سیاسی لیڈرز ہیں مسلمان خاص طور پہ, اس میں علی گیلانی, سید علی گیلانی صاحب ہیں, اس میں یاسین ملک صاحب ہیں, اس میں سارے وہ لوگ شامل ہیں. میں ان سب کو خواتین و حضرات آپ کی توسط سے, اسکرین کے توسط سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جیلیں برداشت کی. میں ساجد بھائی آپ کو ایک نئی نیوز دینا چاہتا ہوں, بلکہ آپ میرے ویورز کے لیے بھی ایک نیوز ہوگی کہ یاسین ملک صاحب کو $50 کروڑ کی آفر ہوئی اس چیز کے اوپر کہ آپ صرف یہ 50 کروڑ لیں ڈالرز اور یہاں سے نکل جائیں. ان کو جیل سے چھوڑنے کی وعدہ کیا گیا, ان سے باہر سیف پیسج دینے کی بات کی گئی, کیونکہ جب تک لیڈرز آن گراؤنڈ موجود ہیں ان کی جو موومنٹ ہے اس کو وہ توڑ نہیں سکتے. اور یاسین ملک صاحب کو یہاں ریپبلک پلس سلام پیش کرتا ہے جی, میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے سلام, کہ انہوں نے وہ $50 کروڑ اور اپنی آزادی وہاں کی اس کو ٹھکرا دیا. ان کی وائف پاکستان میں ہے مشل ملک, اور ان کو ہندوستان نہیں جانے دیا جاتا, ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے باوجود یاسین ملک صاحب آپ یقیناً کشمیر کے بیٹے ہیں, آپ
पाकिस्तान के बेटे हैं, आप पूरी दुनिया के इंसाफ पसंदों के बेटे हैं, भाई हैं, आपकी जुर्रत को हम सलाम पेश करते हैं। साजिद भाई, ये एक ऐसी न्यूज़ थी जो मैं यहाँ पे ब्रेक करना चाहता था आपकी मौजूदगी में। सर जी, मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी न्यूज आपने ब्रेक की है, और इस चीज को हमें दुनिया को, उन लीडरों को भी नजर आ जानी चाहिए कि जो असूल के लिए खड़े होते हैं, Yes. जिनकी नजर में पैसा, दौलत, जायदाद, सोना और ये दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में जाकर के जायदादें बनाना जो है मिशन नहीं होता। उनका मिशन होता है अपनी कौम, अपना मुल्क और अपनी जमीन। और ऐसे जो मुजाहिद हैं, अपना कहते हैं यासीन मलिक जैसे, जिसको हर तीसरे दिन ही, जब से मैं देख रहा हूं न्यूज कश्मीर को फॉलो कर रहा हूं, Yes. हर दूसरे दिन तो उस बेचारे को गाड़ियों में धक्का डाल के जेलों में डाल दिया जाता है, Yes. और उस पर टॉर्चर किया जाता है, फिर उसको छोड़ा जाता है, फिर उसको जेलों में डाला जाता है। Yes. तो इन अपना कहते हैं उस पे तो बेचारे पे तो उसने तो अपनी जिंदगी के ज्यादातर आयाम जो है वो तो जेलों में काटे, जेलों में ही गुजारे। और साजिद भाई, एक चीज़ और ख्वातीन और हज़रात आपकी नज़र और आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि हमारे नेल्सन मंडेला साहब 25 साल तक कैद में रहे थे और उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था अमन का, क्योंकि जब वो आज़ाद हुए तो उनकी कुर्बानियों को नज़र में रख के उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सैयद अली गिलानी साहब पिछले 62 साल से जेलों में हैं, जेलों में है। दुनिया में इतनी लंबी कैद किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं काटी जितनी सैयद अली गिलानी साहब ने गुजारी है। हम उनको भी सलाम पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को भी सलाम पेश करते हैं। ये सारे न सिर्फ कश्मीर के हीरो हैं, ये पाकिस्तान के हीरो हैं, ये पूरी दुनिया के इंसाफ पसंदों के हीरो हैं। और यहीं पे ये पूरी दुनिया के इंसाफ पसंदों के सामने खड़े होकर ये ऐलान भी कर रहे हैं कि तुम लोगों की इंसाफ पसंदी कहाँ गई। दुनिया आलम ने आज से 80 साल पहले उनके साथ ये वादा किया था कि उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा। कश्मीरी उस राइट के लिए लड़ रहे हैं। ये अक़वाम आलम ने यूनाइटेड नेशन में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की रेजोल्यूशन के ऊपर ये वादा किया था। तो आज यूनाइटेड नेशन में मैं ऐड करता चलूं, मुझसे ये जब्त नहीं हो रहा, यकीन करें कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ और सिर्फ लौंडी है अमेरिका की, इंग्लैंड की और इजराइल की। सही बात है, ये साबित हो चुका। आप पूरी दुनिया में उठा करके देख लें, क्या इंग्लैंड को नहीं मालूम कि कश्मीर के क्या हालात हैं? वो तो अपनी किताबों में पढ़ाते हैं कि क्या से क्या, हम कहां थे, कहां से हमारा सूरज शुरू होता था, कहां हम जाते थे। उन्हें नहीं पता, उन्हें हर एक चीज का पता है। क्यों नहीं बात करते हो? उन्हें दूसरी दुनिया के जगह पे जहां जहां और अपना क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहां उन्हें चीजें नजर आ जाती हैं, मगर उन्हें जो है जहां मुसलमान ममालिक हैं उन्हें वो चीजें नजर आती हैं। सर, आप सूडान में देख लें, आप सूडान में देख लें, ईस्ट तैमूर देख लें, किस तरह से रातों रात मुल्क बन गए, वहां पे आजादियां आ गई, वहां पे यूनाइटेड नेशन भी आ गई, फौज भी आ गई। कश्मीर पे और जो वहां पे फलस्तीन में ना यूनाइटेड नेशन आती है और ना ही फौज आती है, ना को आजादी आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमारे मुसलमान मुल्कों के साथ, खासकर OIC जो हमारे मुस्लिम मुल्क हैं, उन पर भी यकीन करे कि मेरा दिल करता है मैं लानत भेजूं। यस, उन्होंने सिवाय इकट्ठे होकर चाय पानी या अपना कहते हैं वो मुर्ग मुसल्लम खाने के अलावा कोई काम नहीं किया। साजिद भाई, जब तक मिडिल ईस्ट में ये किंग और ये रहेंगे, मोनार्क्स रहेंगे, ये जो इनकी सिर्फ ये अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, इक़्तिदार बचाने के लिए वेस्ट की लौंडे बने हुए हैं, जब तक ये लोग रहेंगे। आज आप देखें ना, तुर्की को देखें, आजाद मुल्क जो होते हैं वो यूं होते हैं, वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखते हैं। अरबों में ये हिम्मत है, पैसा है, तेल है, सब कुछ है, मगर गैरत कहां से आएगी, ताकत कहां से आएगी? ये आती है। आप तुर्कों को देखें, एक कौम है। आप अर्तुगरुल देख रहे होंगे, ये रियल हमारी वो है, तारीख है। बिल्कुल। आप साजिद भाई, जब कुस्तुनतुनिया फतह किया गया था, सुल्तान मोहम्मद फातेह जिनको कहा जाता है, वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत थी और उन लोगों को जन्नती करार दिया गया था, उस फौज को और सेपा सालार को। उन्होंने जब किया था तो वो ईमान रखते थे। ये अरब जो हैं,
یہ عرب تو صرف اور صرف اپنے اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، ان کو تو صرف اپنے محل بچانے ہیں، ان کو تو اپنی رولز رائس بچانی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ دنیا میں مسلمان کہاں کہاں ذلیل ہو رہے ہیں اور یہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ جاننا بھی نہیں چاہتے، ہاں یہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ اور خواتین و حضرات، ہمارا اگلا پروگرام ہوگا سکھوں کی جو موومنٹ ہے، جو ایک ریفرینڈم 2020 ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہوں گے اور ہم اس کے اوپر ان ڈیپتھ اس کا تجزیہ بھی کریں گے، آپ کے سامنے اس کے پوائنٹس بھی لے کے آئیں گے، جس طرح سے سکھ ہمارے دوست پوری دنیا میں ریفرینڈم 2020 کے لیے رجسٹریشن کرا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیٹرڈے کو، تب تک کے لیے خدا حافظ۔